हाँ तो स्टूडेंट कैसे हो दोस्त। पिछले लेक्चर में बात कर ली थी अपनों ने। अपना क्या पोर्शन चल रहा था स्टूडेंट। अपना जो पोर्शन चल रहा था दोस्त, वो चल रहा था किस प्रकार से आप अमोनिया की, मैंने बता दिया अमोनिया, और इसमें से कौन सा लुईस का एसिड होगा। ठीक है, बेस की बात कर ली, एसिड की बात कर ली, कौन सा लोन पेयर इसमें आपके पास उपस्थित रखता है जो दे सकता है। आज अपन बात करेंगे स्टूडेंट उससे आगे मैटर की। मैटर के बाद में ओस्टवाल्ड का तनुतान नियम की बात करेंगे। मैटर की बात करेंगे यानी पदार्थ क्या होता है, द्रव्यमान गिरता हो। पहले डेस्टर देख लेते हैं स्टूडेंट। डेस्टर कहाँ गया रे? डेस्टर भाई बच्चों, डेस्टर देख लेते हैं। भाई डेस्टर के बिना कैसे चलेगा, काम नहीं चलेगा रे। डेस्टर नहीं मिलेगा तो डेस्टर मिल गया बच्चों। अब देखो स्टूडेंट, ये जो कल आया बहुत ही अच्छा तरीके से समझाया गया, आपके व्यू भी अच्छे आए स्टूडेंट। आज देखिए इसके बाद में स्टूडेंट मैं पूरा करता हूँ इस चैप्टर को, आगे चलते हैं। इसमें स्टूडेंट कंटिन्यूटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर स्टूडेंट, समझने वाला चैप्टर। अभी तक जो भी समझाया लाइन टू लाइन एनसीईआरटी की पढ़ाई है। इसके बाद में एनसीईआरटी की बात करेंगे। अब इसके बाद में स्टूडेंट आपका पास आ जाता है अगला, जिसे अगले को अपन क्या कहते हैं। अब इसके बाद में क्या आ जाता है आपके पास, आर्यनियस अवधारणा आई थी लास्ट। आर्यनियस अवधारणा के बाद आज जो नेक्स्ट पोर्शन है वो मेटर। मेटर क्या है? मेटर यानी पदार्थ। मेटर, मेटर को बोलते हैं अपन द्रव्य या पदार्थ। द्रव्य, द्रव्य क्या होता है? पदार्थ जिसके पास कोई ना कोई द्रव्यमान और जो स्थान घेरता हो, यानी जिसका कोई ना कोई द्रव्यमान हो प्लस वह क्या करे, स्थान घेरे, उसे अपन क्या करेंगे? पदार्थ कहेंगे। अब ये द्रव्य दो प्रकार के होते हैं पदार्थ, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य वाले इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। एक तो वो जो आपके विद्युत का चालन करे, ठीक है, यानी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य पदार्थ और विद्युत अनपघट्य पदार्थ। विद्युत अनपघट्य पदार्थ ये पदार्थ होते हैं स्टूडेंट। किस प्रकार से, क्या माजरा है, क्या मामला है, इसमें देखिए स्टूडेंट, विद्युत अपघट्य और विद्युत अनपघट्य पदार्थ। अब इसमें देखिए किस प्रकार से कैसे करेंगे स्टूडेंट। सबसे पहले इस मार्कर की स्याही को मैं साफ कर लेता हूँ, क्योंकि स्टूडेंट मार्कर की जो स्याही है ना वो बाहर निकल गई है, इसलिए स्टूडेंट साफ कर लेता हूँ ताकि ये बाहर ना आए। हाँ स्टूडेंट, इसके बाद हम देखिए विद्युत अपघट्य, जो विद्युत का अपघटन करे। ये क्या करते हैं? विद्युत का अपघटन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत का अपघटन व आयन का निर्माण, अपघटन करते हैं वह आयन का निर्माण करते हैं, आयन का निर्माण करते हैं। विद्युत का अपघटन करेंगे, आयन का निर्माण करेंगे। ये विद्युत का अपघटन नहीं दर्शाएंगे, विद्युत का अपघटन नहीं, विद्युत का अपघटन नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। आयन का निर्माण भी नहीं करेंगे, आयन का निर्माण भी नहीं करेंगे, निर्माण भी नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इसके एग्जाम्पल मैं दे देता हूं आपको। ग्लूकोज एग्जाम्पल है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, जितने भी शर्करा आ गई, ठीक है, ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, बेंजीन, ये हो गई, ठीक है, ये नहीं करेंगे। यहाँ पर जो आयन बनाएंगे, आयन जो टूट जाए, ठीक है स्टूडेंट, वो यानी विद्युत का अपघटन करते हैं। जैसे आयन HCl हो गया, विद्युत अपघटन करता है। कॉपर सल्फेट हो गया, जो आयन में टूट जाए, मेनली वही बात है, हाइड्रोजन सल्फेट हो गया। इस प्रकार से जो आयन का निर्माण करेंगे। अब इसके आधार पर स्टूडेंट ये दो टाइप के होते हैं, विद्युत अपघट्य के आधार पर, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर, स्ट्रॉन्ग विद्युत इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के आ जाते हैं? दो प्रकार के। एक तो होते हैं स्टूडेंट दुर्बल विद्युत अपघट्य, दुर्बल विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, पूर्णतः अपने आयनों में, अपने आयनों में वियोजित नहीं,
ये पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होते, वियोजित या संगुणित नहीं, ना तो वियोजित होंगे या संगुणित नहीं होंगे। ठीक है, इनके लिए जो अल्फा का मान होता है स्टूडेंट, ये 100% नहीं होता ना, वियोजित नहीं होता ना, अरे वियोजित नहीं होता ना, इनका मान अल्फा का 1 से कम आता है। ठीक है, और 100% वियोजित नहीं, वियोजित नहीं, क्योंकि इनका ये पूर्णतः वियोजित नहीं होते। जबकि यहाँ पर आते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य कौन से होंगे, जो आपके क्या हो जाएंगे, वियोजित हो जाएंगे, 100% वियोजित। और यहाँ पर दूसरी बात क्या आएंगे, प्रबल विद्युत अपघट्य 100% वियोजित हो जाएंगे। दूसरी बात क्या आएगी इसमें, अल्फा का मान 1 से ज्यादा आएगा। ये उतारिए स्टूडेंट, इसके बाद में बात करते हैं अपन आगे। पहले ये उतारिए किस प्रकार से क्या होगा, अल्फा का मान किसके लिए 100% है, 100% वियोजित हो जाते हैं और 100% वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं। अल्फा का मान 1 से कम किसके लिए आएगा, जो 100% से वियोजित नहीं होते, और ज्यादा किसके लिए आता है, जो 100% अल्फा का मान 1 से ज्यादा, अल्फा का बराबर 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर अल्फा बराबर 1 या 1 से ज्यादा, ये दोनों हो गए स्टूडेंट। अब इसके बाद में होने के बाद में अपन इसमें आगे चलते हैं, जिसमें अपन ये एक बात और लिखनी है, साम्य अवस्था किसके लिए लागू होगी, रिवर्सिबल, जो दुर्बल होंगे वो रिवर्सिबल होंगे और जो नहीं होंगे वो रिवर्सिबल नहीं होंगे। यानी इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल सिर्फ दुर्बल में होगा, और जो प्रबल है उसमें आयनिक इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट, इसमें क्या होगा, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है, ये प्रबल में आयनिक इक्विलिब्रियम अपन जिसकी बातें करेंगे उसमें ये अब्सेंट रहेगा। हम सिर्फ इसकी बात करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि ये किसके लिए, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए लागू होते हैं, रिवर्सिबल, क्योंकि ये अनुत्क्रमणीय है, अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लागू होता है। और ये क्या होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लागू होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए लागू होता है। ठीक है स्टूडेंट, ये अब इसके बाद में आता है अपना नया नियम, ओस्टवाल्ड ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता का नियम। ये नियम भी अच्छा है स्टूडेंट, और इम्पोर्टेंट नियम स्टूडेंट, क्योंकि ये आपको फराडे लॉ में भी मिल जाता है। ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, ओस्टवाल्ड का तनुता नियम, इसे बोलते हैं अपन डाइल्यूशन लॉ ऑफ ओस्टवाल्ड, या ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ऑफ ओस्टवाल्ड, डाइल्यूशन लॉ ऑफ, लॉ ऑफ ओस्टवाल्ड, ओस्टवाल्ड। ठीक है, ये क्या कहता है स्टूडेंट, ये सीधी सी बात कहता है, सीधी बात, नो बकवास। जो कंडक्टेंस होती है, जो चालकता होती है, जो चालकता होगी, जो चालकता, एक तो होती है कंडक्टेंस, एक होती है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन होती है सांद्रता, इसमें किसकी बात कर रहा है, ये सांद्रता की बात कर रहा है, कंसंट्रेशन की बात कर रहा है। एक तो चालकता है, चालकता भी इसमें आएगी स्टूडेंट। अब देखिए इसमें किस प्रकार से क्या होगा, जो एक एक तो कंडक्टेंस यानी चालकता, किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनिक गति किस प्रकार से हो रही है। एक आता है आपकी कंसंट्रेशन, इसने बताया जो आपकी कंसंट्रेशन होती है, जो आपकी सांद्रता होती है। ठीक है सर, सांद्रता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है डाइल्यूशन के। सांद्रता व्युत्क्रमानुपाती होती है डाइल्यूशन के, तनुता के, यानी किसी पदार्थ को जितना ज्यादा तनु करेंगे उसमें तनुता। ठीक है, यानी चालकता का मान कब तक रहेगा, तनु कर देंगे तो उसमें ज्यादा चालकता रहेगी। अब इसके बाद में कंसंट्रेशन, सांद्रता, और यहाँ पर समानुपाती इसके अल्फा के, वियोजन स्थिरांक, वियोजन स्थिरांक, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए, दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए ये बताता है, दुर्बल विद्युत अपघट्य। ये नियम था,
यानी इसने बताया कि जो दुर्बल विद्युत अपघट्य के लिए जो वियोजन स्थिरांक का मान आता है वह उसकी सांद्रता व उसकी तनुता पर निर्भर करता है। किसी पदार्थ को जितना ज्यादा आप तनु करोगे, पतला करोगे, उतनी ज्यादा उसमें तनु करने पर आयनिक गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कंसंट्रेशन नहीं सॉरी कंडक्टेंस बढ़ जाएगी और उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और उसके वियोजन स्थिरांक का मान भी बढ़ जाएगा। लेकिन ये किस कब लागू होता है? सिर्फ दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए। ये कब लागू होता है स्टूडेंट? दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए। दुर्बल विद्युत अपघटय के लिए ये लो लागू होता है। यूज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसे वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप क्या करते हो? लागू करते हो, इसे प्रयोग करते हो। अब यहां पर देखिए स्टूडेंट, माना एक अभिक्रिया है जो आपके ए प्लस बी अभिक्रिया है, वो आपकी टूट रही है। ए प्लस बी है वो टूट रही है साम्यावस्था में, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव। ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, या आप उल्टा लिखे ना, इसे तोड़ने आप वियोजन की बात ही ना करें। इसमें ए प्लस बी नेगेटिव है, ये आपके ए बी बना रहा है, बात खत्म। ए बी बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर टी बराबर 0 पर देखेंगे, टी बराबर 8 इक्विलिब्रियम पे बात करेंगे, लिखना सिखाया था। इसकी सांद्रता मान लीजिए आपके पास सी है, इसकी भी सी है, तो इसमें इसकी क्या है? 0। दोनों की सांद्रता सी सी है, तो इसमें इसकी सांद्रता कितनी होगी स्टूडेंट? 0। ए प्लस बी ए बी है, सी है, तो यहाँ पर कितनी होगी? 0 होगी स्टूडेंट। सी माइनस अल्फा, सी माइनस अल्फा। अब इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट, क्योंकि अगर आपको स्टूडेंट ये करना है ना, ये मान निकालना है, इसलिए मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये ध्यान रखें। ए प्लस बी है, ये बना रहा है ए प्लस बी, ताकि स्टूडेंट ये आपके एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है, आपका लो है वो लागू हो जाए, आपका मान आ जाए। तो मैं इसको यहाँ पर इसको ऐसे लिख देता हूँ, ए प्लस बी। ए बी है जो रिएक्शन है वो टूट के बना रहा है ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बना रहा है, बात खत्म। यहाँ पर सी थी, यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 0 थी। अब यहाँ पर अल्फा मोल होता है, आप यहाँ पर हमेशा क्या करते हो? रस समीकरण में इतने नहीं लगाते, 1 मोल के बराबर मानते हो। अगर आपके 3 मोल है तो इसमें 2 माइनस अल्फा जाएगा, एक ही अल्फा जाता है। तो सी है तो इसमें से कितने मोल गए? सी माइनस अल्फा, यानी सी में से सी अल्फा भाग तो गया। यहाँ पर कितना बन गया स्टूडेंट? 1 मोल है, इसलिए सी अल्फा। 2 होते तो 2 सी अल्फा, 3 होते तो 3 सी अल्फा, यानी एफ बी से 1 मोल, एक बी से इस सी अल्फा बन रहा है स्टूडेंट, ठीक है। एक से सी अल्फा अब ये बन रहा है। अब इसमें स्टूडेंट आप क्या लिखोगे? के इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे? इसके लिए कंसंट्रेशन के लिए आप प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखोगे। प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव और रिएक्टेंट आपके ये बी, ऐसे लिखोगे, ये लिखना सिखाया था मैंने। अब इसके बाद में ए और बी की सांद्रता का मान क्या है? ए और बी की सर सी अल्फा और सी अल्फा मान है। बी की सांद्रता का मान क्या है? सर बी की सांद्रता का मान है सी माइनस सी अल्फा। के इक्विलिब्रियम के बराबर है ये मान। अब यहाँ पर के इक्विलिब्रियम के बराबर है, तो यहाँ पर मैं सी माइनस सी अल्फा में से सी बाहर लिख सकता हूँ, 1 माइनस अल्फा। और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर। एक सी से एक सी कैंसिल कर दो, तो के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा आपके? सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसको अपन कह सकते हैं, अगर अल्फा का मान इसमें क्या कर सकते हैं? 1 के बराबर कब मानेंगे? अल्फा का मान बहुत बहुत कम है 1 से, अल्फा का मान बहुत बहुत कम है 1 से, तो अल्फा बराबर अपन 1 मान लेते हैं। अल्फा का मान बहुत बहुत कम है 1 से, तो अल्फा का मान क्या मान लेते हैं? 1। तो के इक्विलिब्रियम का मान आ जाएगा आपके सी अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पर देखें नीचे दिखाई दे रहा है, या मैं इसको आगे लिख दूं स्टूडेंट? देखते हैं, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, लेकिन ऊपर लिखना ज़्यादा बेटर होगा ताकि आप इसको कर पाए। सी अल्फा स्क्वायर, अब यहाँ पर अल्फा स्क्वायर है जो वियोजन स्थिरांक है, उसका मान मैं लिख देता हूँ यहाँ पर ऊपर, जो अपन को सिद्ध करना है यहाँ पर।
अल्फा स्क्वायर है, तो के इक्विलिब्रियम ये है स्टूडेंट, के इक्विलिब्रियम सी अल्फा स्क्वायर। अल्फा का मान ज्ञात करना है, ये इसके भाग में आ जाएगा और यहाँ पर के इक्विलिब्रियम। इस प्रकार से आप वियोजन स्थिरांक लिख सकते हो। ये यहाँ पर सी क्या है स्टूडेंट, कंसंट्रेशन, सी है सांद्रता, ये क्या है वियोजन स्थिरांक, वियोजन की मात्रा है, ये कोई पदार्थ कितना वियोजित हो रहा है। ठीक है, के इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था स्थिरांक है, साम्य अवस्था स्थिरांक, स्थिरांक साम्य अवस्था स्थिरांक है। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार से ये रिलेशन होता है। और अगर आपसे कोई अलग अलग पूछ डाले, यानी अल्फा वन व अल्फा टू, तो सी टू अपॉन सी वन आप कर सकती हो, अल्फा वन अपॉन अल्फा टू भी आप कर सकते हो। अगर आपको अल्फा वन अपॉन अल्फा टू भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सी वन अपॉन सी टू, सी टू अपॉन सी वन है या सी वन अपॉन सी टू स्टूडेंट, आप लिख सकते हो इस प्रकार से सी टू अपॉन सी वन अल्फा वन रूट में अल्फा वन की स्क्वायर अल्फा वन अपॉन टू सी टू अपॉन सी वन और ये रूट में, ये भी आप अलग अलग अल्फा दिए हो तो इस माध्यम से लिख सकते हो। इसको उतारिए, इसको उतारने के बाद अपन इसके बाद में चलते हैं वियोजन स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक। वियोजन स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, तापमान कैसे प्रभावित करेगा, तनुता कैसे प्रभावित करेगी, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे प्रभावित करेगी, तापमान, तनुता, इलेक्ट्रोलाइट और पेरावैद्युतांक और सॉल्वेंट किस प्रकार से प्रभावित करेगा। अब अल्फा की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक या वियोजन स्थिरांक को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी प्रभावित करने वाले कारक, वियोजन की मात्रा को प्रभावित करने वाले कारक कैसे प्रभावित करेंगे ये कारक। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपके पास आता है तापमान। तापमान सीधे बताऊंगा स्टूडेंट, तापमान क्या होगा, अगर किसी चीज का तापमान बढ़ाओगे, आपने पढ़ा था उसका केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बढ़ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तापमान बढ़ाने पर केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मान है वो बढ़ जाता है, और साथ ही साथ क्या बढ़ जाता है, आपके वियोजन स्थिरांक का मान भी बढ़ जाता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बढ़ता है। दूसरे आपके पास क्या होता है, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति, विलायक की प्रकृति ध्रुवीय विलायक है जिसमें म्यू का मान 0, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0। ध्रुवीय विलायक है जैसे H2O वाला है, उसमें क्या होता है, अल्फा का मान इंक्रीज करता है। अध्रुवीय विलायक, अध्रुवीय विलायक जिसमें म्यू बराबर 0 होता है, जैसे बेंजीन, म्यू बराबर 0, म्यू इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, इसमें क्या होता है, एग्जाम्पल C6H6 बेंजीन, इसमें क्या होता है, अल्फा डिक्रीज होगा, इसमें अल्फा इंक्रीज होगा, ये विलायक की प्रकृति हो गई। 3 नंबर पेरा वैद्युतांक, 3 नंबर है पेरा वैद्युतांक, पेरा वैद्युतांक, पेरा वैद्युतांक पर भी निर्भर करता है। पेरा वैद्युतांक वह वैद्युतांक होता है जिसमें क्या होता है, आपके जो विद्युत है, इसमें विद्युत ऊर्जा होती है जो संग्रहित करने की जो क्षमता होती है वह पेरा वैद्युतांक कहलाती है, यानी विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता, किसी पदार्थ की विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता, किसी पदार्थ की विद्युत ऊर्जा को, विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने की क्षमता, संग्रहित करने की जो क्षमता होती है उसे अपन क्या कहते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसे कहते हैं अपन। और ये डाई इलेक्ट्रिक, इसको एफ साइन से
प्रदर्शित करते ये इंक्रीज होगा तो अल्फा भी आपके इंक्रीज होगा। ठीक है, ये है इसका रिलेशन। सॉल्वेंट हो गया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट हो गया, तापमान हो गया, पैरा वैद्युतांक हो गया स्टूडेंट। ठीक है, ये आपके हुए किस प्रकार से आपके कौन सा फैक्टर आपको प्रभावित करेगा। डाइल्यूशन बच गया स्टूडेंट। तनुता भी आपको मैंने बताई थी, शुरू में बताई थी, कंसंट्रेशन का भी बताया था। तनुता फिर से लिख देता हूं मैं। तनुता बढ़ाई जाती है तो आपका अल्फा बढ़ता है। तनुता 4 नंबर, तनुकरणीय तनुता, तो अल्फा इंक्रीज होगा अगर समानुपाती तनुता। तनुता बढ़ाने पर अल्फा का मान भी बढ़ जाता है। ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसके बाद आपके पास क्या आता है स्टूडेंट, इसमें डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है कुछ। डाई इलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी गई है कुछ। जैसे पानी की 81 दी गई है, ड्यूटेरियम की 79 दी गई है, बेंजीन की 2.5, बेंजीन की 2.5। जैसे आपके डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जैसे पानी है, इसका म्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है 81। ठीक है, डी टू की जो वैल्यू होती है वो म्यू बराबर 79 होती है। CCl4 की जो वैल्यू होती है, आपसे कोई पूछ डाले तो इसका जो अध्रुवीय विलायक का जो मान होता है, ये सभी पैरा विद्युतांक है, पैरा विद्युतांक की वैल्यू है ये 0। और बेंजीन की 2.5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट C6H6 के लिए म्यू बराबर आपके 2.5। और ये क्या होती है, इकाई रहित। ये क्या है, इकाई रहित, यूनिट लेस है, इसकी कोई इकाई नहीं होती, ये सिर्फ क्षमता होती है विद्युत क्षेत्र की। ये उतारिए। इसके बाद अपन बात करते हैं स्टूडेंट पीएच स्केल की, पीएच स्केल की, और उसके बाद में आप एंटी लॉग और लॉग की भी बातें करोगे। पीएच स्केल किसी विलयन की पीएच स्केल उसकी सांद्रता के नकारात्मक लघुगण के बराबर होती है। आयन की संख्या कितनी है। ठीक है, ये पीएच स्केल की आप बात करोगे। पीएच स्केल की आप बात करोगे। पीकेबी, पीकेए, किस प्रकार से आप इसकी बात करोगे। पीएच बढ़ेगी तो किस प्रकार से आप एसिडिक स्टेट डिक्रीज होगी, जितना मान इसका कम उसका नाम ज्यादा। पीएच स्केल, पीएच स्केल पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब इसके बाद में नई चीजें आती है पीएच स्केल। पीएच स्केल किसे कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन या नेगेटिव लॉग ऑफ एच पॉजिटिव आयन, पीएच स्केल कहलाता है। यह स्केल यह स्केल यह बत, यह स्केल बताता है कि यह स्केल बताता है कि नकारात्मक लघुगणक की सांद्रता H पॉजिटिव है वह पीएच के बराबर होती है। यह बताता है कि जितनी ज्यादा लघुगणक होगा उसके बराबर ये पीएच स्केल आएगा। आप समझाता हूं मैं। पीएच बराबर नेगेटिव, अगर आपको एसिडिक लिखनी है तो आप नेगेटिव लोग एच पॉजिटिव आयन लिखोगे। बेसिक लिखनी है आपको पीओएच तो आप नेगेटिव लोग ओएच नेगेटिव आयन लिखोगे। ठीक है, अगर आप इस प्रकार से लिखोगे। ये बताता है कि जितनी पावर ऑफ हाइड्रोजन है उसका नेगेटिव यानी कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा अम्लीय होगा। इससे आप देखें स्टूडेंट, पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन की पावर। इसमें यह बता रहा है कि अगर आपका माइनस, एक तो 7.2 है, 7 की कैसे लगा रहा, -5.3 है, एक -2.3 है। अब बताओ मेरे को कौन सा जो माइनस में ज्यादा होता है, जो ज्यादा छोटा होता है स्टूडेंट, वो ज्यादा बड़ा होता है। तो यानी ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये बता रहे H प्लस आयन की संख्या जितनी ज्यादा जाएगी ना, नेगेटिव में जितनी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी उसकी, तो वो क्या होगा, उसकी जो पीएच है उतनी कम होगी और वह ज्यादा अम्लीय होगा।
कहने की मतलब सीधी सी बात ये है स्टूडेंट, पीएच इंक्रीजेस, मैं लिख देता हूँ, पीएच इंक्रीजेस, अगर पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ है, जो अम्लीय सामर्थ्य है, वो घट जाएगी। ये है इसकी मेन बात। पीएच इंक्रीजेस तो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। अगर नेगेटिव लोग H प्लस आएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और साथ में आपके H प्लस आयन की जो सांद्रता है वो भी घटेगी, क्योंकि इसके साथ है ना, साथ में H प्लस आयन की सांद्रता भी घटेगी। अब समझना स्टूडेंट मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पीएच है, एक की 10 पीएच है, आप पीएच एक की 5 मान, 5 मानो, 6 मानो, 4 मान लीजिए, इसकी पीएच आपके पास 5 है। अब इसका मतलब है जिसकी पीएच 10, अगर ये ज्यादा तो ये कम है, अगर पीएच जिसकी ये ज्यादा है, मान लीजिए जिसकी पीएच ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, उसका नेगेटिव लोग H प्लस, पीएच ये ज्यादा है तो नेगेटिव लोग H प्लस का कम मिलेगा, अगर ये ज्यादा है तो इसका नेगेटिव लोग H प्लस आयन कम मिलेगा। ठीक है, और ये 4 है तो इसका नेगेटिव लोग H प्लस आयन ये कम है, ये कम है, इसका पीएच ज्यादा है और इसकी पीएच कम है तो इसका नेगेटिव लोग H प्लस आयन ज्यादा मिलेगा। यानी अब इसमें से ज्यादा अम्लीय कौन होगा, ये ज्यादा अम्लीय होगा। ठीक है, इस प्रकार से जैसे आप अमोनिया की बात करते हो ना, अमोनिया और एनिलीन में उनके अंतर इस प्रकार से होता है, एनिलीन की जो आपके जो पीएच होती है वो 10 के लगभग चली जाती है, जबकि अमोनिया की 5 के लगभग रहती है, तो इसमें वो ज्यादा क्षारीय हो जाता है। यही बात है इसमें, यानी आपकी नेगेटिव, एक तो नेगेटिव 2.3 दे दे, एक नेगेटिव 3.5 दे दे, तो ये ज्यादा बेस्ट आपके क्षारीय होगा। ये है इसकी बात, ये ध्यान में रखना भाई, ये काम आने वाली चीज है। आज अपन लोग और एंटी लोग की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ पॉइंट है जो लिखने पड़ेंगे और आपको याद करने पड़ेंगे, लोग एंड एंटी लोग, फिर ये और ज्यादा। लोग एंड एंटी लोग, लोग एंड एंटी लोग कैसे निकालते हैं, कैसे आपको याद रखना है, देखिए। लोग एक, लोग एक 10 की पावर एक होता है बेसिकली ये 0, लोग 2, लोग 10 की पावर 2 यानी 0.3010, लोग 3, किसकी वैल्यू लोग 3 आ जाए 0.4771, लोग 4 आ जाए तो इसकी वैल्यू 0.6020, लोग 5 आ जाए इसकी वैल्यू आएगी आपके 0.6984, लोग 6 आ जाए इसकी वैल्यू आएगी 0.7781, लोग 7 आ जाए, लोग 7 आ जाए तो इसकी वैल्यू आएगी 0.8451, और लोग 8 आ जाए इसकी वैल्यू आएगी 0.9030, लोग 9 पे क्या आएगी, लोग 9 पे इसकी वैल्यू आती है आपके 0.9542, ये आती है लोग 10 की 0, लोग 10 की पावर आ जाए, लोग 10 की, और लोग 1, लोग 2, लोग 2, लोग 100 की 2, 10 का पावर, ठीक है, लोग 10 यहाँ पर क्या आ जाता है इस प्रकार से, लोग 100, लोग 1000 की 3, इस प्रकार से। अब यहाँ पर इसमें एंटीलॉग, एंटीलॉग की वैल्यू इंपॉर्टेंट है, एंटीलॉग, एंटीलॉग की वैल्यू भी आपको याद होनी चाहिए, यानी नकारात्मक वैल्यू निकालनी हो, एंटीलॉग की वैल्यू कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, एंटीलॉग कितना है 0.6, 0.7, एंटीलॉग की कुछ की वैल्यू दे रखी है, एंटीलॉग 0, एंटीलॉग 0, अगर 0 हो जाए तो आप क्या लिखोगे 10 की पावर 0, इसका मतलब 1, एंटीलॉग हो जाए 0.3 का एंटीलॉग निकलवा ले तो 10 की पावर यहाँ पर 3 आ जाएगा, 10 की पावर 0.3 और इसकी वैल्यू 2, 10 की पावर 0.48 और इसकी वैल्यू 3,
0.6, इसकी वैल्यू 4। 10⁻⁷ इसकी वैल्यू 5। 0.48 और 0.6, 0.7। यहाँ पर लोग, एंटी लोग, एंटी लोग, एंटी लोग, एंटी लोग, एंटी लोग, एंटी लोग। यहाँ पर 0.78, 0.85, 0.9, 10⁻⁹ और इसकी वैल्यू आएगी आपके 8। 0.10⁻⁹85, इसकी वैल्यू 7। 10⁻�78 की वैल्यू 6। ये आपको याद रखना स्टूडेंट। और एंटी लॉग 0.95 नो। और एंटी लॉग 10⁻10, इसकी वैल्यू आएगी 10⁻10 की 1। इस प्रकार से आपके वैल्यू याद रखनी है, ये 10⁻1। ठीक है, अब मैं आपको एंटी लॉग और लॉग निकालना सिखाता हूँ। आप लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालोगे? लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालोगे? लॉग और एंटी लॉग कैसे निकालोगे? अब यहाँ पर लॉग व एंटी लॉग लिखना सिखाता हूँ। लॉग व एंटी लॉग, लॉग कैसे निकालोगे? जैसे आपको दे दे 12.3 का लॉग निकालना। आपको क्या निकालना है? लॉग निकाल। लॉग निकालना है 12.3 का। आप क्या करोगे? जो दशमलव से जो आगे संख्या है, जो दशमलव से जो आगे संख्या है, जो दशमलव से आगे जो संख्या होती है, उसको आप उतने ही 10 के गुणा में भेज दो। यानी आप इसको लिख सकते हो, दशमलव से आगे संख्या को 3 गुणा 10 की पावर 3। 3 गुणा 10 की पावर 3। जो भी आपको लॉग निकालना है, जो भी संख्या है, उसको आप भेज दो। 10 की पावर 3 है, जो दशमलव से जो 17 है, 0.3। 10 की पावर 2। जो भी आपके जो दशमलव के जो आगे संख्या है, उसको भेज दो। दशमलव से आगे देखो स्टूडेंट, कैसे भेजना है इसको। अब यहाँ पर जो दशमलव से आगे एक संख्या है, दशमलव से आगे ये 10 की पावर 2 है। यहाँ पर ये स्टूडेंट ये 2 है ना, एक ही है इसके आगे, तो इसको अपन लिखेंगे एंटी लॉग में 0.3 हो जाएगा। ये तो 0.3 इंटू 10 की पावर 2। इसको 10 की पावर 2 जो दशमलव के आगे, उसको आगे भेज दो गुणा में। 0.3 का मान होता है स्टूडेंट log 2, और log 2 इंटू 10 की पावर 2। ये आ गया इसका log, ये लोगेथ्रम आ गया। क्यों? 0.3010 होता है, वो आ गया। अब इसका एंटी लॉग निकालना है। अगर इसका एंटी लॉग निकालना है, एंटी लॉग का मतलब होता है नकारात्मक वैल्यू, -12.3 है। अब इसको निकालना है, तो आप पहले की एक संख्या सोच लो, एक बढ़ा दो, इसे लिख दो आप, इसे लिख दो एंटी लॉग -12.3। तो ये कैसे आ जाएगा स्टूडेंट? -12, इसको आप 13 लिख सकते हो। 13 माइनस 0.3 लिख सकते हो ना। 13 माइनस 0.7 ही तो होगा ये। अरे 12.3 है, इसको लिख सकते हो ना आप, -13 माइनस 0.7। इसको ऐसे लिख सकते हो। अब यहाँ पर क्या बचेगा? 0.7, और ये जो 13 है, इसको फिर से भेज दो। 0.7 इंटू 10 की पावर -13। अब यहाँ पर स्टूडेंट ये आप क्या करोगे? 0.7 है, इसका मान कितना होता है स्टूडेंट? कितना लिखाया है? 0.7 लिखवाया क्या? 0.7 यानी 5। तो इसका जो एंटी लॉग आ जाएगा, एंटी लॉग वो आ जाएगा इस 5 के, 5 इंटू 10 की पावर -30। 10 की पावर -30। इस प्रकार से इसका एंटी लॉग लिखा जाएगा, 5 इंटू 10 की पावर 30। इस प्रकार से एंटी लॉग लिखा जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग जब भी लिखो, आप जो वैल्यू है उसको घटा लो, उससे एक आगे बढ़े संख्या में से। देखो स्टूडेंट, फिर से देखो मैंने इसको कैसे घटाया है।
ये यहाँ पर 12.3 था। एंटी लॉग लिखना था 12.1, आगे से सोचो। एक आगे से सोचा सर 13, 13 में से आप 0.7 घटाओ तो आपको 12 माइनस 13 में से आप प्लस का 0.7, ये घटाना हो गया। आपके पास कितना बचेगा? अभी भी आपके पास 12.3 बचेगा। तो जो 0.7 है इसको लिख दो और इसको माइनस में भेज दो। 0.7 है, इसका मान कितना आ जाता है? 0.7 का 5। तो 5 × 10⁻−13, ये आ गया इसका एंटीलोग। इस प्रकार से अब इसके बाद में जो आपके कुछ क्वेश्चन बचे हैं, ये एंटीलॉग पे आधारित है। इसकी क्वेश्चनों की अपन बात करेंगे, वो करेंगे अपन कल, क्योंकि पीओएच के बारे में बताता है, पी के डब्ल्यू, नेगेटिव के डब्ल्यू। अब इसके बाद में अपन कल बात करेंगे। ओके गाइस, भाई भाई बताइए लेक्चर कैसा लगा? ठीक है गाइस, बाय।